हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो आप सबको पता है कि जो अभी कृषि के बिल आए हुए हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रही हैं, काफ़ी विरोध हो रहा है। पक्ष भी इसके विरोध में काफ़ी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है। तो ऐसा क्या है, इसके क्या बारे में, इससे क्यों विरोध हो रहा है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो दोनों बिल आए और जो आपका संशोधन बिल आया, उस सबको बहुत ही आसानी से समझाऊँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको जो कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण का बिल आया है, तो जानती इस बिल के बारे में क्या है, इस बिल के बारे में सरकार ने क्या क्या और ज़मीनी स्तर पर इसकी क्या हकीकत है, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सरकार ने कहा कि इस बिल के द्वारा क्या होगा कि किसानों को देश भर में कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता मिलती है। कोई भी किसान कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। जैसे यूपी का किसान है, वो चाहे तो आपके बिहार की मंडी में अपनी फसल को बेच सकता है। बिहार का किसान चाहे तो चंडीगढ़ की मंडी में जाके फसल बेच सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। अब लेकिन आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि यूपी का किसान है, हमारे जो कृषक होते हैं किस प्रकार की कृषि करते हैं। कृषक मुख्यतः क्या करते हैं, निर्वाह कृषि करते हैं। कुछ परसेंट अगर आप किसानों को छोड़ते हैं तो मुख्यतः कैसे कृषि करते हैं, निर्वाह कृषि करते हैं। निर्वाह कृषि क्या होती है, ऐसी कृषि, उन कृषि करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी संतान को शिक्षा दिला सकें और उनके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उन सबको पूरा कर सकें। ये सब किसके माध्यम से करते हैं, कृषि के माध्यम से। वो कृषि को बहुत कम कृषक ही होते हैं जो बिजनेस के रूप में करते हैं। तो वो किसान क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यूपी में गेहूँ बिक रहा है कि आपको यूपी का गेहूँ है 15 रुपये किलो। अब यही गेहूँ आपके जाके क्या हो रहा है, चंडीगढ़ में मान लीजिए 30 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट ने कहा कि किसान क्या कर सकते हैं, किसान इस गेहूँ को जाके वहाँ पे बेचते, मुनाफा कमा ले। लेकिन क्या आपको लगता है किसान इतनी आसानी से कर पाएंगे। पहली बात तो उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि अपने गेहूं को ले जाके वहाँ पे ले जाके बेच सकें। वहाँ की मंडियों में क्या पता कि जब तक वो लेके जा रहे हैं वहाँ की मंडियों पे दाम गिर गया तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन की में क्या होगा। और फिर अगर मान लीजिए अपने माल को लेके जाते हैं तो उन्हें जो टैक्स देना पड़ेगा, जो अपने भाड़ा देना पड़ेगा, जो माल के लिए पैसा देना पड़ेगा, वो सब मिला के तो क्या हो रहा है, और उनका महंगा पड़ जाएगा उनके लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो बोला इसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि किसान अपनी फसल को चाहे तो सीधा मंडियों में बेचते हैं या फिर सीधा उत्पाद फर्मों को बेच सकते हैं। उत्पाद फर्म क्या होते हैं, अब जैसे बीकानेर कंपनी है, हल्दीराम की कंपनी है, अब ये क्या बनाती है, नमकीन बनाती है। अब नमकीन के लिए इनको क्या चाहिए, बेसन चाहिए। और बेसन किससे बनता है, चना की दाल से बनता है। अब क्या चाहिए, इस कंपनी को क्या चाहिए, चना चाहिए ना। अब कंपनी को चना चाहिए तो क्या आपको लगता है कंपनी क्या करती है, कंपनी को कितना चना चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं कि बीकानेर कंपनी को कि अरे मुझे तो सिर्फ 1 कुंटल चना चाहिए, ऐसा तो नहीं। अब अगर उसे फॉर्म को चाहिए तो उसे कम से कम 1000 टन और इससे ज़्यादा 500 टन, 1000 टन ऐसा चना चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, सीधे आएगी एक एक किसान के पास कि भैया मुझे आपसे चना चाहिए इतनी की, वो बोलेगा अरे मेरे पास तो इतने कुंटल चना है, वो बोलेगा अरे मेरे पास तो इतने का। ऐसे तो कंपनी नहीं करती। गवर्नमेंट बोला कि सीधे उत्पाद फर्मों को बेच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कोई भी उत्पाद हम सीधे आके कृषक से लेती है, नहीं लेती। तो इसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इसके माध्यम से क्या होगा, बिचौलियों से किसान को छुटकारा मिलेगा। अब बिचौलियों से छुटकारा मिलने का तात्पर्य क्या है, हमारे देश में कुल कितनी मंडियां हैं, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि कुल 7000 मंडियां हैं। उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का एक और आंकड़ा जारी हुआ था कि मात्र 6% फसल ही कृषक क्या करते हैं, मंडियों में बेचते हैं। अब ये गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है। अगर मात्र 6% कृषक अपनी फसल को मंडियों में बेचते हैं तो बची 94% फसल कहाँ पे जाती है, तो बची जो 94% फसल होती है ये बिचौलियों के माध्यम से। बिचौलिए क्या होते हैं, जिसे आप मतलब कह सकते हैं कि मंडी के बीच में, जैसे मंडी का एक अधिकारी होता है जिसके माध्यम से फसल बिक्री होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मंडियों में अधिकारी बिक्री नहीं करता। बिक्री का मतलब क्या होता है, उसके पास जाते हैं और अधिकारी कह देते हैं कि नहीं हमारे पास बोरा नहीं है या हमारे पास पर्याप्त वो नहीं, किसी न किसी कारण से उसको मना कर देते हैं कि आज आपकी फसल नहीं लेंगे। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बिचौलिए होते हैं मंडी में। वो क्या करते हैं, अब जो किसान हुआ वो अपनी फसल को लेके तो गया, अब लेके गया, अब वहाँ पे उसने बोल दिया कि आज तो फसल नहीं ले पाएंगे, आज खरीद बिक्री जो केंद्र बंद है, किसी कारण से ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, अपने ट्रैक्टर से लेके गया, उसने कुछ अपना भाड़ा लगाया, कुछ लगाया। अगर उसको वापस लाता है तो दोबारा लेके जाएगा तो क्या होगा, उससे फिर उतना ही भाड़ा लगाना पड़ेगा ना। इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग बिचौलिए होते हैं जो एक प्रकार के व्यापारी होते हैं।
वो क्या करते हैं, किसान से फसल ले लेते हैं। किसान से फसल ले लिया, अब इस फसल को फिर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फर्मों को, बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। इसी कारण आपके बिचौलिए भी एक तो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो स्टोर बनाए, बहुत बड़े बड़े स्टोर बनाए, गोदाम बनाए, इनका क्या होगा, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे कि अब आगे है कि कृषक भी चाहे तो अपनी फसल का जो है भंडारण कर सकता है, उससे हम आगे पढ़ेंगे। एक तो ये बात है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि जैसे आप मान लीजिए इस कृषक के पास क्या था, टमाटर किसने खेती की, अब इसके बाद कितना 1 टन टमाटर उत्पन्न हुआ। अब 1 टन ये टमाटर का क्या करेगा, अगर इसको अच्छा मुनाफा चाहिए तो क्या करे, उस टमाटर को एक एक करके ऐसे फुटकर में बेचे, मतलब सब्जी के ठेला में ऐसे लगा के बेचे तो ज़्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि आप सबको पता है जो फुटकर में चीज़ बिकती है वो ज़्यादा महंगी बिकती है। जैसे अगर फुटकर में मान लीजिए बाजार में 40 रुपये प्रति किलो टमाटर है, तो ये बिचौलिए आपसे क्या करेंगे, 25 या 30 रुपये किलो टमाटर ले लेंगे। तो आप किसान के पास दो रास्ते, या तो क्या करें, वो जाके 40 रुपये किलो टमाटर बेचने के लिए गली गली में जाए या बाजार में बैठ के, तो उसके लिए 1 टन टमाटर कितने समय में बिकेगा आप सोचिए। और फिर किसान को कोई मार्केट लगाने भी नहीं देगा, क्योंकि किसान को कितना केवल 10 दिन के लिए मान लीजिए लगाना है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने 1 टन टमाटर बेचने हैं, उसके बाद तो फिर उसको अपना टमाटर उगाना है, अन्य खेती करनी है। तो ऐसे क्या होते थे, जो बिचौलिए क्या करते थे, तुरंत उनसे ले लिया टमाटर, किसान गया, बिचौलियों ने तुरंत उससे 25 या 30 के भाव में ले लिया, फिर उसको जाके 40 के भाव में बेचा। तो इससे क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। तो पहली बात तो किसान को झंझट से मुक्ति मिल जाती थी कि आप 1 टन टमाटर को ऐसे तो नहीं बेचते वो महंगे, तो वो भी से लगता था कि तुरंत बिके और वो अपना दूसरा काम देखे जाके। और इधर बिचौलिए फिर क्या करते थे, उसको ज़्यादा दामों पे उत्पाद फर्मों को बेचते थे या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन को। अब जैसे सॉस बनाने वाली कंपनी को टमाटर चाहिए, तो सॉस बनाने वाली कंपनी का कोई भी बंदा वहाँ के खड़ा तो नहीं रहेगा ना कि मुझे आज इतने 5 टन टमाटर चाहिए। अब 5 टन टमाटर के लिए वेट करेगा कि किसान आए तब लूँ, तो वो तो जाते किसके पास, सीधे बिचौलियों के पास जाता है, उससे बोलते मुझे इतने टन का टमाटर चाहिए, तो बोलते हैं कि हमने 30 रुपये किलो लिया, आप हमसे 35 रुपये किलो ले लीजिए। इसको भी फ़ायदा हुआ, उनको भी तुरंत मिल गया। तो गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि बिचौलिया बंद हो जाएगा, लेकिन बिचौलिए से क्या हो रहा है, किसान को भी नुकसान हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, दोनों को दिक्कत हो रही है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका जैसे ये कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार बिल, या जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोला। गवर्नमेंट ने कहा कि अब किसान क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का तात्पर्य क्या है, अब जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, अब लेज वाली को जैसे चिप्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको तो आलू चाहिए। लेज वाली कंपनी को आलू कितनी चाहिए, बहुत कम से कम 1000 टन 500 टन इतनी आलू चाहिए। अब उसके लिए कह रही कि गवर्नमेंट कह रही कि कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्ट किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि पहले ही मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है फसल को बोने से पहले। अब जैसे उसको 1000 टन चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही किसान के पास जाएगा कहेगा आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कंपनी करेगी नहीं करेगी। जब कंपनी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पूरे पूरे गांव से, अब जैसे मान लीजिए पूरा गांव है, ठीक है, पूरे गांव के छोटे छोटे खेत मान लीजिए, अब ये मान लीजिए छोटे छोटे खेत, अब कंपनी को यहाँ पे कितना चाहिए, 500 टन आलू चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी किसी कंपनी के बंदे को भेजेगी, उससे कहेगी कि आप देखिए अंदाज़ा लगाओ कि कितनी फसल पे, कितनी ज़मीन पे 500 टन आलू का उत्पादन हो सकता है। तो उसने कहा इस गांव के अगर हम पूरे खेत को ले लें तो इसमें हम 500 टन आलू का उत्पादन कर सकते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, पूरे गाँव के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आप इसमें क्या करिए, आलू उगाइए। अब आलू को, सारा आलू हम खरीद लेंगे और इसके लिए आप एक पहले मूल्य निर्धारित कर दीजिए कि इतने मूल्य पर ही हम आलू लेंगे। अब कृषक भी इससे खुश हो रहा है, क्योंकि कृषक को क्या हो रहा था, कई बार क्या होता है कि किसान ने सोचा कि इस बार आलू बहुत अच्छी बिकी है, काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो उसने दूसरे किसान को देखा था कि आलू बहुत अच्छी बिक रही है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, उसने क्या किया, इस बार आलू बो दिया। अब जब उसने आलू बोया, उसको देखा देखा दूसरे ने आलू बो दिया, तो जब बाजार में गए तो देखा पिछली बार जो आलू 25 में बिकी थी, इस बार तो 10 रुपये किलो है। तो किसान को क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। इसमें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि आप फसल से पहले ही मूल्य निर्धारित कर लीजिए कि हम इस मूल्य पर अपनी फसल को बेचेंगे। तो किसान भी कहता है चलो सही है, घाटा हो या फ़ायदा हो हमें क्या मतलब है। तो किसान ने कहा कि हम अपनी आलू क्या करेंगे, आपको 20 रुपये किलो आलू देंगे। तो इसने कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपसे 20 रुपये किलो आलू लेंगे, आप उसकी कृषि करिए और उसके बाद जब आपका माल बन जाएगा, आलू बन जाएंगी, तो कंपनी क्या करती है, अपने ट्रक को बेचती है, जिस किसान के पास जितनी आलू होती है उससे खरीद लेती है और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको मूल्य पे कर देती है।
ये तो बहुत अच्छे पॉइंट है। अब लेकिन इसके कुछ नुकसान क्या है? अब एक नुकसान सुनिए। जैसे आप मान लीजिए कंपनी से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 20 रुपये किलो आलू का। अब मान लीजिए किसी कंडीशन से क्या हो जाता है, बाजार में आलू हो जाती है 30 रुपये किलो। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हो सकता है कि किसान क्या करेगा, कंपनी को दे ही नहीं आलू। किसान कहते हैं मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, किसान जाके बाजार में बेच आए। तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि मंडी के अधिकारी इस एग्रीमेंट का निगरानी करेंगे। इसके अलावा और पॉइंट है। अब मान लीजिए कि किसान को क्या हुआ, उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि लेज कंपनी को हो गया नुकसान। अब लेज कंपनी ने कहा कि हम तो वैसे घाटा में चल रहे हैं, हम क्यों लेंगे आलू, अब इस किसान का आलू कौन लेगा? ऐसी कंडीशन पे गवर्नमेंट ने भी कुछ क्लियर नहीं किया कि ऐसी स्थितियों में क्या होगा। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे जो कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आगे आपका बिल है आवश्यक वस्तु भंडारण संशोधन बिल। जैसे आवश्यक वस्तु भंडारण का 1995 में आपको एक बिल आया था। इस बिल में कहा गया था जो आवश्यक वस्तु हैं उसका भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन अब ये 2020 में जो संशोधन बिल आया है इसमें कहा गया कि युद्ध की स्थिति चल रही है या आपदा की स्थिति चली, उस स्थिति को छोड़ के आप वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। और ये भंडारण कौन कर सकता है? व्यापारी भी कर सकता है। जैसे बड़े बड़े डीलर होते हैं ना, तो किसी एक कंपनी को उनको डीलरशिप ले लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कृषक भी क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकता है, ये गवर्नमेंट कहती है। लेकिन आपको पता है कि कितने % कृषक ऐसे होंगे जिनके पास भंडारण की कैपेसिटी होगी, जिनके पास कोल्ड स्टोरेज होंगे, जिन पर अपने अपने बड़े बड़े गोदाम होंगे। बहुत कम किसानी ऐसे होंगे जिनके पास अपने गोदाम होंगे, जिनके कोल्ड स्टोरेज होंगे। तो ये भंडारण कौन करेगा? तो ये भंडारण आपका डीलर करेगा। अब डीलर कई बार क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए आपके शहर में एक डीलर है, उस डीलर के पास क्या है, जो सरसों के तेल का डीलरशिप ली है। आपके शहर में जितना भी सरसों का तेल लाता है उसी डीलर के पास आ जाता है। कंपनी ऐसा तो नहीं करती एक एक दुकानदार के पास देती घूमती कि ये लीजिए ये लीजिए। कंपनी क्या करती है, एक उस शहर का जो डीलर होता है उसके बाद उसने दे दिया पूरा अपना तेल कि ये लीजिए, इसकी आपकी डीलरशिप, आप ये ले लीजिए। अब उस डीलरशिप से क्या, डीलर से क्या करते हैं, छोटे व्यापारी, दुकानदार, व्यापारी सब ले लेके जाते हैं। अब वो डीलर क्या कर देता है, सरसों के तेल को उसने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। डीलर आते हैं, डीलर के पास क्या होता है, दुकानदार आते हैं, व्यापारी आते हैं, तो बोलते हैं अरे सरसों का तेल आ ही नहीं रहा, तो बताइए मैं क्या करूं। जो सरसों का तेल आपका 80 रुपये किलो मान लीजिए बिक रहा था, अगर वो डीलर क्या करेगा, कुछ दिन तक नहीं देगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, महंगा होने लगेगा, क्योंकि मांग ज़्यादा हो रही और खपत कम है। ये अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। अब धीरे धीरे ऐसे करो, डीलर कह रहा है काफ़ी दिनों तक उसने नहीं किया। अचानक इस 80 रुपये के तेल की कीमत हो गई 200 रुपये किलो। अब जैसे 200 रुपये लीटर हो गया तो डीलर ने कह दिया अरे तेल तो आ गया। अब ये डीलर क्या हो रहा है, डीलर ने तो बहुत मुनाफा कमाया। इससे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है। ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब भंडारण कर सकते हैं। अब इस भंडारण से क्या होगा कि कृषक तो बहुत कम भंडारण कर सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कृषक भी चाहे तो भंडारण कर सके, लेकिन कितने % कृषक के पास क्या होता है, भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध होती है कि उनके पास कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनके पास गोदाम। इससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। ये तो तीनों आपने बिल समझे। अब विरोध आपका क्यों हो रहा है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करें। विरोध आपको हो रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका MSP होता है, इसके बारे में भी काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, MSP को ख़त्म कर रही है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि हम MSP को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं MSP होता क्या है। MSP क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, CACP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या कर देते हैं, आयोग क्या कर देता है, सिफारिश देते हैं गवर्नमेंट को कि इसकी सिफारिश पे सरकार क्या करती है, किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है। जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया कि गेहूँ 10 रुपये किलो से तो कम किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाएगा। अगर मार्केट में 10 रुपये कम से गेहूँ हो गया तो उस स्थिति में कृषक का सारा गेहूँ कौन ले लेगी, सरकार ले लेगी। ये आपका क्या होता है, MSP होता है। ऐसे अलग अलग फसलों पे क्या होता है, गवर्नमेंट MSP निर्धारित कर देती है। अब आपको पता होना चाहिए MSP कितनी कृषि उत्पादों पर मिलता है, तो MSP आपका मिलता है 23 कृषि उत्पादों पर। 23 में कौन कौन से कृषि उत्पाद हैं, आपके जो 7 प्रकार के अनाजों पर MSP मिलती है, 5 प्रकार की दालों पर, जैसे आपकी चना की दाल, इस पर MSP मिलती है। 7 प्रकार के तिलहन है, जैसे मूंगफली वगैरह, ये सब 7 प्रकार के तिलहन में MSP मिलती है। और 4 प्रकार की आपकी व्यावसायिक फसलें, जिससे कपास है, कपास पे MSP मिलती है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि एमएसपी किसान तक उचित रूप से नहीं पहुंच पाती। जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार क्या होता है मंडी के अधिकारी के पास किसान लेके फसल जाता है, वो कह देते हैं नहीं आज मेरे पास बोरा नहीं है, आज मेरे पास इस कारण से समिति खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे ऐसे कारणों से कई बार क्या होता है एमएसपी निर्धारित तो होती है, लेकिन जब वो खरीदता ही नहीं है तो उस पर किसान के पास क्या होती है, मजबूरी होती है। मजबूरी में क्या करता है, बिचौलियों को बेचता है। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या चाहिए, एक अच्छी योजना बनाए जिसके आधार पर निर्धारित हो किसी भी स्थिति में जो भी व्यक्ति एमएसपी से कम लेता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो ये प्रभावी हो सकते हैं। इस तरह से आज आपने तीनों बिलों के बारे में जाना और एमएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।